सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो हमारी क्लासेज आप लोगों ने कवर किया कहाँ तक? 23 तक। 23 तक कवर कर लिया आप लोगों ने? बताओ, 23 तक आप लोगों ने हमारे क्लासेज को देख लिया? ठीक है, 23 तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया। क्या हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 6 का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके 2 चैप्टर खत्म हो गए। पहला चैप्टर संख्याओं की जानकारी, दूसरा पूर्ण संख्या खत्म हो गया। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। हमें क्या पढ़ना है आज? चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना। तो आज हम लोग नई चैप्टर नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और होप सो आपने हमारी सारी वीडियो देखी होगी। 23 क्लास हमने लिया है, 2 चैप्टर को कवर किया है उसमें, तो आप लोग जाकर देखिए। ठीक है, अगर हमारी क्लासेज आप लोग को पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है, ठीक है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर किसको कवर करेंगे? तो चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 क्या है? संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में? संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, अध्याय नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या पढ़ना है? अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? गुणज और गुणनखंड। ठीक है, क्या पढ़ना है? सबसे पहला लाइन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है? गुणज और गुणनखंड। ठीक है, अब आपको इससे समझना पड़ेगा कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। ये हमें समझाना है, गुणज किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं। सबसे पहले ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गुणज, मतलब कि मल्टीप्लाई। और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं? गुणनखंड वो होता है, और गुणज होता है किसी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इस दोनों बात में कैसे डिफरेंस है, क्या किस कैसे कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, गुणज को क्या बोलते हैं, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणज कैसे निकालते हैं, इस दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहली बात हम लोग गुणज किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है गुणज, मतलब मल्टीप्लाई। तो कोई भी संख्या का गुणज क्या होता है, तो जो उसके टेबल में आते हैं, क्या आते हैं, जो उसके टेबल में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हम लिए, कोई भी संख्या मान लीजिए ये 3 लिए, ठीक है, तो इसका गुणज क्या होगा, जो 3 के टेबल में आता है, मतलब जो 3 से कट रहा है वो 3 का सब गुणज होगा। ठीक है, तो गुणज क्या होगा, देखिए 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर 3 का हमें बोलेगा कि गुणज निकालना है, गुणज बताना है, 3 का गुणज अगर हमें निकालना होगा, तो गुणज का क्या मतलब होता है कि जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ठीक है, गुणज किसको कहते हैं, तो 3 के टेबल में जो आता है, यानी कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या हो, उसके अगर टेबल में वो आता है, वो उससे डिविजिबल है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। जैसे 3 का गुणज देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 कहाँ तक हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा, 3 का अगर हमें गुणनखंड निकालना होगा, तो गुणनखंड क्या होता है कि देखो, गुणनखंड जो होता है 3 है, ये किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, किस किस टेबल के पहाड़े में आता है, ये हमें जानना होता है। क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो इस संख्या, ये संख्या किस किस संख्या के टेबल में आता है या किस किस से डिविजिबल हो रहा है, वही संख्या इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है। अब इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिंपल 3 का निकालना है। तो 3 जब आ गया तो ये स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आपको डिफरेंस ये समझना है, गुणज और गुणनखंड में यही अंतर होता है कि गुणज जो होता है, किसी भी संख्या का गुणज इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है। लेकिन गुणनखंड एकदम, गुणनखंड जब निकालते हैं तो उसमें या तो 2 फैक्टर हो सकता है, 3 फैक्टर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लिमिट में होता है। ठीक है, लिमिट में होता है। लेकिन गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड इन्फिनिटी तक आता है कि जो जो 3 से कट जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, और गुणनखंड क्या हो जाएगा कि 3 किस किस टेबल में आता है, किस किस संख्या से कट रहा है, ठीक है, तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड वाला संख्या हो जाएगा। और गुणनखंड जो होता है वो लिमिट होता है किसी भी संख्या का, किसी का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसमें लिमिटेशन है गुणज में, और गुणज में लिमिटेशन नहीं है और गुणनखंड में लिमिटेशन है। समझ में आया मैंने क्या बात बोली आप लोगों को, दोबारा से रिपीट करते हैं। हमें समझना क्या है, गुणज और गुणनखंड सॉरी, गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर हम गुणज निकालते हैं तो वो स्वयं संख्या होती है, और उसके बाद उसके टेबल में जो जो संख्या आती है, यानी कि उस संख्या से जितनी भी संख्या डिविजिबल होगा वो उस संख्या का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। जैसे देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है 6, इस 3 से 6 डिवाइड हो रहा है तो हाँ हो रहा है। इस 3 से 9 डिवाइड हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है। इस 3 से 12 डिवाइड हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है। यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। लेकिन गुणनखंड में क्या होता है कि जो ये संख्या दिया होता है वो किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, किस किस संख्या से कट रहा है, उसे देखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या होता है उससे आगे नहीं बढ़ना होता। मान लीजिए इसका 3 का फैक्टर निकाले तो हमारा 1 आया और 3 आया। अब इससे आगे हमें नहीं बढ़ना क्योंकि हमें 3 का ही गुणनखंड यानी 3 का ही फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास 3 का फैक्टर कितने आए, तो 2 आए। इसमें लिमिटेशन होता है। ठीक है,
लेकिन गुणज में जो है वो लिमिटेशन नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक चलेगा। यही डिफरेंस आपको समझाना था। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, देखना। मान लीजिए कि हम संख्या क्या ले रहे हैं, हम संख्या को 8 ले रहे हैं। इसका हमें क्या निकालना है, तो गुणज निकालना है। क्या निकालना है, गुणज। ठीक है, और इसी 8 का हमें क्या निकालना है, तो इस 8 का हमें क्या निकालना है, तो गुणनखंड। ठीक है, 8 का गुणज निकालना है और 8 का गुणनखंड, दोनों निकालना है। अब दोनों में अंतर समझना। गुणज में क्या क्या हो जाएगा, तो 8 से स्टार्ट होगा। क्यों 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। जो संख्या दिया होता है वहां से हम स्टार्ट करते, इससे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 8 के टेबल में जो भी संख्या होगी या जो संख्या 8 से पूरा पूरा कट रहा होगा, वो 8 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें 8 का गुणनखंड निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये संख्या दिया हुआ है वो किस किस के पहाड़े में आ सकता है, वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। और 8 से आगे हमें इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 8 तक का ही गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या आएगा गुणनखंड में, 1 से कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है क्या, तो हाँ 2 लिखेंगे। 3 3 के टेबल में 8 आ रहा है, नहीं। 4 के टेबल में 8 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। 5 के टेबल में 8 आ रहा है, नहीं। 6 के टेबल में 8 आ रहा है, नहीं। 7 के टेबल में 8 आ रहा है, नहीं। 8 के टेबल में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब इसका 8 का जो गुणनखंड है वो लिमिट हो गया। ठीक है, लिमिट 8 का जो गुणनखंड होगा वो हमेशा 4 ही होगा। 4 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, 4 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन गुणज क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, यही डिफरेंस आपको हम समझा रहे थे। अब मान ली यहाँ पे बड़ी संख्या होती, ठीक है, तो बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या होती, तो गुणज जो है इन्फिनिटी में जाता और गुणनखंड है वो लिमिट में 10 होता, 20 होता, 50 होता, 100 होता, 1000 होता, वो लिमिट में रहेगा। लेकिन जो गुणज उसका निकलेगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस हमको आपको समझाना था, गुणज और गुणनखंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर में बताया गया है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है। 3 या 3 में 1 से गुना करने पे कितना आता है, तो 3 को 1 से गुना करने पर 3 आएगा। गुणज का इंग्लिश क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुना। किसी भी संख्या, मान लीजिए पहाड़ा का क्या मतलब होता है, कि देखो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 24, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो हम क्या करें, गुणज का क्या मतलब होता है, गुना। ठीक है, गुना होता है ना, तो वही ये बात बता, इसमें फिगर में है कि 3 दिया हुआ है, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है कि 3 + 3 या 3 में 2 से गुना करने पे हमें क्या आ जाता है, 3 को 2 से गुना करने पर 6 आ जाता है। आप 3 + 3 ऐड करो तब भी 6 आएगा, और 3 × 2 करो तब भी 6 आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया गया है। जैसे 8 है, ठीक है, तो जो 8 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 को 1 से गुना करो, यहाँ पे क्या है, 8 को अगर 2 से गुना करो तब भी 16 आ रहा है, लेकिन अगर 8 + 8 करो तब भी 16 आएगा। यही बात यहाँ पे समझाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है,
यहाँ पे 5 गुने 2 करो तब भी 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 + 5 करो तब भी 10 आएगा। ये इस लाइन में यही समझाया गया है, ठीक है, कि अगर जो संख्या दिया हुआ है उस वही संख्या अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाता है, सेम संख्या आ जाता है। 2 से गुना करो, मान लो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 + 5 + 5 तो भी 15 आ जाएगा। तो जो संख्या दिया होता है, ठीक है, वो जितने बार करना होता, जितनी बार गुना करना होता है उतनी बार संख्या हम लिख देते हैं, तो दोनों संख्या सेम होता है। यही इसमें ये समझाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 3 + 3, यानी कि 3 में 3 से गुना करने पे भी 9 आता है और 3 + 3 + 3 करने पे भी 9 आता है, ठीक है। फिगर में यही बताया गया है। आगे देखिए 3 + 3 + 3 + 4 बार 3 को ऐड किया गया है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 12, और इसको भी जोड़ोगे तो आप 12 ही आएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे यही समझ रहे हो कि किसी भी कोई भी जो संख्या दिया हुआ होता है, ठीक है, उसके गुणज अगर हमें निकालना होता है तो या तो 1 2 3 करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, और नहीं तो जितना टर्म यहाँ दिया होता है कि 1 से करना है, 2 से करना है, तो 2 से करना है, यानी 8 को 8 में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 8 को 3 बार जोड़ेंगे, 8 8 8 तो 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 को कितनी बार जोड़ेंगे, तो 8 को 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, या 8 को 4 से गुना करेंगे तब भी 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में होंगे, ठीक है। क्या होंगे, किसी भी संख्या के गुणज, मतलब किसी भी संख्या के गुणज, ठीक है, उनके गुणकों के रूप में होंगे, ठीक है। गुणकों मतलब गुना के रूप में होंगे, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड या उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे, ठीक है। इसको समझना है कि इसमें क्या कह रहा है। पहली लाइन में कह रहा है किसी भी संख्या के गुणज मतलब कि मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके गुणकों के रूप में होंगे। जो उनका ये आया 8 का गुना निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, किसके रूप में होगा, तो इसी के रूप में होगा। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। इसी का रूप है, 8 का ही रूप है, ठीक है। 8 में अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो कहीं ना कहीं इसमें 8 छुपा है कि नहीं, 8 गुने 2 है, ठीक है, या नहीं तो 8 + 8 है, यानी जिस संख्या का हम गुणज निकालते हैं वो कहीं ना कहीं इस संख्या में, आगे वाली संख्याओं में छुपे होते हैं। तो वही बात ये कह रहा है, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब ये जो गुणनखंड क्या होता है, जो अगर 8 का निकालना है तो 8 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़ा में आता है, उसे हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे क्या हो जाएंगे, बड़े होंगे, ठीक है, फिर उससे बड़े होंगे, ठीक, समझ में आया। तो इसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी संख्या के गुणज उसके
गुणकों के रूप में होंगे, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या उस संख्या के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। तो जब जब यहाँ पे हम 5 का गुणज निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे गुणज होगा, ठीक है। तो जब हम 5 का गुणज निकालते हैं तो वहां पे लिखा है ना, अर्थात किसी भी संख्या का गुणज या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़ी होंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, गुणज होगा, ठीक है। तो 5 का अगर हम गुणज निकालते हैं तो देखो यहाँ पे उस लाइन का मतलब समझना, अर्थात किसी भी संख्या का गुणज या तो उस संख्या के बराबर होंगे, यानी 5 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 5 है, बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। अब देखो जितनी भी संख्या आएंगी सब इस संख्या से बड़ी होंगी, उस लाइन का मतलब यही है। 10, 15, फिर 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, n तक हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 5 से ये सब संख्या बड़ी है, तो उस लाइन का मतलब यही हुआ कि अर्थात किसी भी संख्या के गुणज या तो उस संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि 8 का निकालना था गुणज, तो देखिए सेम संख्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस संख्या के बराबर होंगे, मतलब 8 है तो 8 हुआ, ठीक है। अब जो गुणज आएगा वो 8 से सब बड़ा होगा, 16, 32, फिर आगे बढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक n तक, ठीक है। तो उस लाइन का मतलब यही हुआ कि गुणज का कहने का मतलब आप समझो साफ सीधी बात में कि गुणज गुणज जब निकालते हैं तो किसी भी जिस संख्या का हम गुणज निकालते हैं तो वो संख्या उसके बराबर होती, जैसे 5 का निकाल यानी मान लीजिए 10 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10 का अगर हम गुणज निकालते हैं, 10 का गुणज निकालते हैं तो गुणज का क्या मतलब होता है कि सेम वो संख्या होगी, स्वयं वो संख्या होगी और उसके बाद जो गुणज आएगा उस संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है इससे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। यही बात करना, लेकिन अगर हमें 10 का फैक्टर निकालना होता यानी कि गुणनखंड निकालना होता तो इस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, 10 से बड़ा संख्या नहीं हो सकता है, या तो 10 के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, यही अंतर हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि हमको 10 का गुणनखंड निकालना होगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 10 का 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से कट रहा है नहीं, 5 से कट रहा है तो हाँ 10 5 से कट रहा है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, तो 4 फैक्टर हो गए। 10 के कितने फैक्टर हुए, तो 4 फैक्टर हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बात समझना है कि अगर हमें 10 का गुणज निकालना होता है तो वो स्वयं संख्या होती है या उस संख्या से छोटी संख्या होगी, ठीक है, जब हम फैक्टर निकालते हैं। लेकिन जब हम गुणज निकालते हैं तो स्वयं वो संख्या होती है और उस संख्या से सारी संख्याएं फिर बड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है, बड़ी होती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। और गुणज में इन्फिनिटी तक निकलता है और गुणनखंड में क्या होता है, लिमिट होता है किसी भी संख्या का, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। गुणज और गुणनखंड में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। गुणज किसको कहते हैं, ठीक है, जो कोई भी संख्या दिया होता है तो वो स्वयं होता है और वो संख्या उसके टेबल की संख्या में जो जो भी 5 से जितनी भी संख्याएं कट रही होगी, ठीक है, पूरी डिविजिबल हो रहा होगा, वो सब संख्या 5 का गुणज होगा। 8 का अगर निकालना होगा तो कोई भी संख्या हो अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो वो संख्या 8 का गुणज होगा,
ठीक है। तो गुणज जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है, जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। लेकिन अगर 8 का गुणनखंड निकालना होगा यानी कि फैक्टर निकालना होगा तो उसमें लिमिटेशन होगा, या तो वो स्वयं संख्या होगी या उस संख्या से छोटी संख्या होगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस समझना है। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है, इस लाइन का भी मतलब अगर समझ लिया है, इस लाइन का मतलब हम आपको क्या समझाए कि किसी भी संख्या के गुणज उनके गुणकों के रूप में होता है। ठीक है, मतलब सेम गुण होता है। जैसे 5 है तो देखिए 10 में भी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 15 में भी 5 आ रहा है, 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 3। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5 + 5, यानी कि 5 का गुण आ रहा है ना, तो वही बात लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन कह रहा है कि अर्थात किसी भी संख्या के गुणज या उस संख्या के बराबर, किसी भी संख्या के गुणज या तो उस संख्या के बराबर होता है, क्या होता है, उस संख्या के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। तो 5 है तो 5 का गुणज 5 भी होता है, तो मतलब 5 के बराबर है, और बाकी संख्या क्या हो जाती है, उससे बड़ी हो जाती है। यही उस लाइन का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का गुणज क्या क्या है। तो 3 का गुणज 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। इसे डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होगा। इस चीजों को याद रखना, गुणज जो है इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है, 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणक जो होते हैं वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझना, 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणक क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। गुणज जो होते हैं क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि 1 को किसी भी संख्या से, 1 जो है वो सब संख्या से कटता है, सारे संख्या से कटता है। ठीक है, तो इस दोनों 0 और 1 को छोड़कर जितनी भी संख्या है उसके गुणज जो होंगे वो क्या हो गया, इन्फिनिटी तक होंगे, यानी कि अनंत तक होंगे। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कटता है, जो भी संख्या हो सबसे कटता है। ठीक है, और गुणज का मतलब क्या होता है, हम आपको बोले थे कि कोई भी संख्या दिया होता है तो उसके टेबल में उससे कटना चाहिए। और 1 ऐसी संख्या है कि सब संख्या से कटता है। जैसे 5 है तो सब संख्या से नहीं कट रही है ना, 10 है तो सभी संख्या से नहीं कट रही है ना, लेकिन 1 जो है वो सभी संख्या से कट रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फैक्टर, गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणनखंड अभी हम कंपैरिजन किए थे, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। ठीक है, बताए थे आपको। तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना। मान लीजिए कि आपको 24 का निकालना है। ठीक है, तो 24 गुणनखंड का क्या मतलब, हम फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये जो 24 है, ठीक है, वो किस किस संख्या से कटता है, किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले देखिए 1 से कटता है। ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में आता है क्या, 9 में नहीं आता है। उसके बाद क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12 में आता है, 13 आता है नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यानी कि कितने फैक्टर निकले इसके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसके टोटल कितने फैक्टर है, तो 8 फैक्टर है।
तो फैक्टर में क्या होता है कि जो संख्या दिया होता है या तो वो स्वयं संख्या होता है या इस संख्या से छोटी संख्या निकलेगी उसके फैक्टर। ठीक है, गुणज में क्या था कि वो स्वयं संख्या होता था और उस संख्या से सारी संख्याएं जो भी गुणज निकलती थी वो उससे बड़ी होती थी। लेकिन फैक्टर में क्या है, गुणनखंड में क्या है कि जो संख्या दिया होता है वो स्वयं संख्या होता है और वो स्वयं संख्या से जितनी भी फैक्टर आते हैं वो सब संख्या छोटी होती है। देखो 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 6 भी छोटा है, 8 भी छोटा है और 12 भी छोटा है। तो सारा इस संख्या से क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, और फैक्टर ऐसे भी निकालते हैं, मान लीजिए ऐसे ही आपको याद नहीं रहेगा तो फैक्टर ऐसे भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 24 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन ऐसे भी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक एक डिजिट रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 भी आ गया, मान लीजिए इस तीनों को गुना करें, 2 दूना 4 भी आ गया इसमें। ठीक है, और 4 दूना 8 भी आ गया। ठीक है, इस तीनों को अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो संख्या हम निकाले हैं वही वही संख्या है ना। 1 तो सबसे कटता है तो 1 तो हो गया। 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 आया है यहाँ पे। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 6 कैसे आया, तो 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, 8 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं फैक्टर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फैक्टर का सिर्फ समझना है कि फैक्टर मतलब ये होता है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो डिजिट दिया हुआ है, वो किस किस के पहाड़े में, किस किस टेबल में है या किस किस संख्या से वो कट रहा है। ठीक है, और जो संख्या दिया होता उससे आगे नहीं बढ़ना होता, वो स्वयं संख्या यानी 24 है तो 24 से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, या तो 24 होगा या तो उससे छोटा सारा जो जो भी फैक्टर आएगा वो उससे छोटी संख्या होगी। ठीक है, जो यहाँ पे स्वयं संख्या दिया हुआ है उससे सारी संख्याएं छोटी होगी और इसके बराबर होगी। बस इस चीज का ध्यान में रखना है। और गुणज में क्या था कि स्वयं संख्या था और उससे बड़ी संख्या आती थी गुणज में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इसे तोड़ा गया है, इसको 2 पार्ट में पहले तोड़ा गया तो 6 और 4 में तोड़ा गया है, फिर 6 को तोड़ा गया है तो 3 और 2 में तोड़ा गया है, 4 को क्या करना है, 2 में तोड़ा गया। तो मान देखिए यहाँ पे यही आया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो जो हम निकाले वही यहाँ पे निकाला हुआ है। नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगर हम 24 का निकाले तो यहाँ पे है ना 24 का 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाए थे कि अगर 24 का हम निकालते तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही 4 आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आगे हम इस लाइन को पढ़ेंगे, किसी संख्या को अन्य संख्या के गुणनफल। ठीक है, यानी प्रोडक्ट मतलब गुना,
गुणनफल मतलब गुना के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड को परस्पर गुना करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। अगर हम किसी संख्या को अगर फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि गुणनखंड निकालते हैं, तो फिर उस संख्या को गुना करके, यहाँ पे लिखा हुआ ना, परस्पर गुना करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाता है। देखिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर दिए हैं 24 का, तो इसको जो भी फैक्टराइजेशन में आया है, ठीक है, उस संख्या को अगर हम फिर वापस से दोबारा गुना करते हैं, देखिए दोबारा गुना करते हैं तो स्वयं वही संख्या आएगा। देखो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आया, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आया, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 24 आ गया। यानी कि सेम संख्या आ गया। जिसका हम फैक्टर तोड़े थे, इसको गुना करने पर सेम संख्या आ गया। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों को, जो ये तोड़े हैं, ये संख्या गुणनखंड जो टूटा है, उस संख्या को परस्पर गुना करने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाता है। जो संख्या दिया होता है पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वही संख्या प्राप्त हो गया। यही बात इस लाइन में कहा गया। इस लाइन में दो बातें कही गई है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा कि अगर हम जो फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, जो गुणनखंड को हम तोड़ते हैं, गुणनखंड आते हैं, उसको वापस से गुना करने पे सेम वही संख्या आता है। ठीक है, ये लाइन का मतलब यही होता है। किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अगर तोड़ रहे हैं उसको फैक्टर पे, तो उसको फिर वापस से गुना करने पे सेम वही संख्या आती है। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ा गया है 1260 को तोड़ा गया है। ठीक है, 1260 को पहले तोड़ा गया है, 10 पे तोड़ा गया है और 126 पे तोड़ा गया है। फिर इस 10 को तोड़ा गया है तो 2 और 5 में तोड़ा गया है, और इसको तोड़ा गया है तो 18 और 7 में तोड़ा गया है। फिर इसको तोड़ा गया है तो 2 और 9 में तोड़ा गया है। फिर 9 को तोड़ा गया है तो 3 और 3 में तोड़ा गया है। आप ऐसे करके भी तोड़ सकते हो, या जो मैं तरीका बताई हूँ, यानी कि 1260 को अगर तोड़ना है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से करेंगे डिवाइड? तो आपको बताए हैं कि 2 से डिविजिबल होने का नियम क्या होता है, उसके यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये 5 संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, यानी कि 2 से ये पूरा पूरा कट रहा है। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे 1, 0, 5। ठीक है, फिर इसको करेंगे 5 से 10 और 21। फिर इसको 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आया, तो 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। देखिए आपको सेम आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो आप, 3 इंटू 3 है, 2 है, 5 है, 2 है। ठीक है, 7 भी है इसमें तो 7 भी है इसमें। ठीक है, 18 भी आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है,
तो आप वैसे भी निकाल सकते हो या दो दो पार्ट करके भी निकाल सकते हो कि पहले इसको दो पार्ट में तोड़ोगे, तो दो पार्ट में तोड़ोगे तो 10 आएगा और 126 आएगा। ठीक है, इस 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 निकला। ठीक है, अब 126 को तोड़ेंगे तो 18 और 7 आएगा। ठीक है, 18 को तोड़ेंगे तो 2 और 9 आएगा। ठीक है, 9 को तोड़ेंगे तो 3 और 3 आएगा। ठीक है, समझ में आया? आप वैसे ही एलसीएम के तौर पे भी निकाल सकते हैं फैक्टर, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, वो किस किस के टेबल में आ सकता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। और फैक्टर जो संख्या दिया होता है इससे बड़ा कभी भी नहीं होता, या तो इसके बराबर होगा या इससे सारी संख्याएं छोटी होंगी, बड़ी नहीं होंगी। आप देख रहे हो कि किसी भी संख्या का जब हम निकाल रहे हैं तो क्या 1260 से बड़ा है क्या? कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, या तो 1260 होता है या तो उससे छोटी संख्या होती है। लेकिन गुणज में क्या होता था कि जो संख्या दिया होता है स्वयं संख्या होता था और उससे सारी बड़ी संख्या होती थी। जितनी गुणज होगी, जितना उसका गुना होगा, ठीक है, तो उतनी बड़ी संख्या होती जाएगी। लेकिन गुणनखंड में क्या है कि या तो स्वयं संख्या होगी या तो सारी संख्या उससे छोटी होंगी। नोट कर लिया आप लोग, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 3 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 और 3 होगा। क्यों? 3 या तो 1 से कट रहा है या तो 3 से कट रहा है, तो 3 इंटू 1 हो गया। अगर 4 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है, तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 भी कर सकते हैं या 2 इंटू 4 भी कर सकते हैं। 4 का अगर गुणनखंड निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कितने टोटल है, तो 3 इसके फैक्टर है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को अगर दो पार्ट में बांटना है तो 1 इंटू 4 कर सकते हैं। अगर 4 को और भी डिफाइन करना है तो 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो फैक्टर निकला है इसको वापस गुना करने पर सेम संख्या आ जाएगी। देखो 4 को 1 से गुना करोगे तो 4 आएगा और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, समझ में आया? यही पे यहाँ लिखा हुआ, अतः 4 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, तो 4 होंगे। अब 5 का गुणनखंड देखो, 5 का गुणनखंड क्या है, 1 और 5। ठीक है, 5 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो 5 एक पहली संख्या, एक से तो सब कटता है, 2 से 5 कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से कट रहा है नहीं, 5 से स्वयं 5 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 इंटू 5 हो जाएगा। समझ में आए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमें 10 का गुणनखंड निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर हमें दो पार्ट में निकालना है तो या तो 2 गुने 5 हो जाएगा या 1 गुने 10 हो जाएगा। यानी कि अगर 10 का निकालना हो तो एक हो जाएगा 1 गुने 10 और दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुने 5। आगे क्या है, देखो 5 का कुल गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 5 और 10। हम आपको निकाले थे, देखिए 10 का गुणनखंड निकालना होगा तो पहली संख्या किससे 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से क्या 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं, 5 से कट रहा है, हाँ, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से। ठीक है, तो टोटल कितना गुणनखंड हो गया, तो 4 फैक्टर हो गया। ठीक है, 10 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 10 के कितने फैक्टर होंगे, तो 4 फैक्टर होंगे, वही बताया गया है। ठीक है, अब देखो 25 के कुल गुणनखंड, ठीक है, 25 के कितने गुणनखंड है वो बताना है। तो हम 25 का अगर निकालेंगे
ठीक है, देखिए 25 का, तो 1 से कटता है, 1 से तो कोई भी संख्या कटता है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, हाँ तो 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, ये 25 से, यानी कि 25 का जो फैक्टर है, 25 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 3 है, 3 फैक्टर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25। आगे बढ़े, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन गुणक की पहचान करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन गुणज, ठीक है, की पहचान पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणक की पहचान। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही है। मेरी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।